हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम बहुत दिन से बता रहे थे कि मेरा गैस क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल ऑनर्स का, ठीक है। तो अब मेरा गैस क्वेश्चन आ चुका है पॉलिटिकल ऑनर्स का, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन लाया गया है जो मेरे द्वारा, जो 100% चांस है कि इस बार एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि आज मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लगाया है, पॉलिटिकल ऑनर्स का गैस क्वेश्चन लाया गया है, और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा सॉल्यूशन सहित। पीडीएफ के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और जो वीडियो क्लिप है वो वीडियो क्लिप डाल दिया जाएगा। रोज़ नहीं, 3-4 दिन में पेपर फर्स्ट का ऑल गैस क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद आप हमको बताइएगा कितना गैस क्वेश्चन मिला और कितना नहीं मिला। और ये गैस पेपर से नहीं बनाया गया, ये ओपी गावा, डीडी बसु, ये सब बुक से हेल्प लेके और बहुत अच्छा से गैस बनाया गया। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा गैस क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन आज हम लगाए हैं, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 2017 में पूछा, यानी कि 2017, 2019, 2020 में नहीं पूछा, 2021 में पूछेगा कन्फर्म, 100% कन्फर्म है कि 2021 में पूछेगा ही। इसीलिए आज ये मेरा पहला गैस क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अपने गैस क्वेश्चन की ओर। इसका पूरा आंसर, पूरा सोल्यूशन हम लाए हुए। आप लोग को डिजिटल क्लास देने का 100% व्यवस्था है कि आप लोग को थोड़ा भी तकलीफ ना हो, क्लास करने में कोई भी कष्ट का सामना करना ना पड़े। इसके लिए मैंने क्लास का डिजिटल व्यवस्था किया है, जिसके कारण आप लोग को सारी सुविधा मिल सके, और पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑल गैस क्वेश्चन का। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और आज का क्वेश्चन समझते हैं। राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। देखिए, राज्य का परिभाषा क्या होता है, हम पूरा सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं। पहले चलिए देखते हैं अपना सॉल्यूशन। ये मेरे द्वारा गैस किया, ये मेरे द्वारा बनाया गया सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा से ओपी गवा का बुक ले सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा से ये क्वेश्चन बनाया गया और इसका आंसर निकाला गया है। तो चलिए, राज्य वैज्ञानिक अर्थ में वो संस्था है, क्या? राज्य वैज्ञानिक अर्थ में वो संस्था है जिसमें जनसंख्या, भूमि, सरकार तथा संप्रभुत्व, ये 4 तत्व क्या हो, विद्यमान हो। किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए जनसंख्या, भूमि, सरकार तथा संप्रभुता, यह 4 तत्व क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, तभी किसी राज्य का निर्माण हो सकता है। किसी एक के अनुपस्थिति में राज्य का निर्माण करना संभव नहीं है। अब देखिए राज्य की परिभाषा, देखिए राज्य की परिभाषा किस प्रकार से है। जिस प्रकार राजनीतिक शास्त्र की सर्वसम्मत परिभाषा देने में विद्वान असफल यहाँ होगा, विद्वान असफल रहे, उसी प्रकार वे राज्य की भी सर्वसम्मत परिभाषा देने में क्या रहे, असफल रहे। राजनीतिक शास्त्र जो होता है, राजनीतिक शास्त्र, वो मेरे गैस क्वेश्चन में, उसको भी हम अच्छा से समझाएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट आएगा इसके बाद। तो राजनीतिक शास्त्र जो होता है उसका भी परिभाषा देने में वैज्ञानिक लोग क्या हुए, सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे पाए। इसी प्रकार राज्य का भी सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे पाए, असफल रहे। विभिन्न विद्वानों द्वारा राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न दिया गया है, क्या दिया गया, विभिन्न दिया गया है, यानी कि जितना विद्वान है वो अपने अपने हिसाब से क्या किया है, राज्य का परिभाषा दिया है। तो चलिए देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, यस, इतना पर रखते हैं, ठीक है। प्लेटो राजनीतिक शास्त्र का पहला विचारक है। प्लेटो क्या है, राजनीतिक शास्त्र का पहला विचारक है। उसका कहना है कि मानवीय आवश्यकताओं के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी कि मानव का जो आवश्यकता है ना, इसको पूरा करने के लिए क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई है। जिसके अनुसार राज्य एक अस्थायी संस्था है, क्या है, इसके अनुसार राज्य एक अस्थायी संस्था है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि राज्य परिवार तथा गांव का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं संपन्न जीवन की प्राप्ति है। क्या है, पूर्ण एवं संपन्न जीवन की प्राप्ति है। ये किसने लिखा, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है। क्या, अरस्तु की पुस्तक क्या थी, पॉलिटिक्स, उसमें ये लिखा है कि राज्य परिवार तथा गांव का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं संपन्न जीवन की प्राप्ति है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लेकिन यह परिभाषा राज्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। क्या हो गया, लेकिन यह परिभाषा राज्य के लिए पूर्णतः प्रयुक्त नहीं है, यह केवल उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अरस्तु के अनुसार ये क्या बोल रहा है कि ये केवल उद्देश्य को स्पष्ट करती है, इसमें व्यक्ति के बदले परिवार को अंतिम इकाई माना गया है।
क्या इसमें व्यक्ति के बदले परिवार को अंतिम इकाई माना है। राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता की इसमें चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, संप्रभुता की चर्चा ही नहीं है। और आपको हम ऊपर में ही बताए हैं कि किसी एक के अनुपस्थिति में राज्य का निर्माण करना संभव नहीं है। तो संप्रभुता नहीं रहेगा तो राज्य का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अब चलिए गार्गर के अनुसार देखते हैं, गार्गर ने क्या दिया। गार्गर के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश की निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो तथा इसमें आदेशों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय करता हो। क्या है? तथा इसमें आदेशों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय करता हो, यानी कि इसमें जो राज होता है ना, इसके क्या आदेशों का पालन नागरिक का विशाल, यानी कि जितना भी नागरिक है वो क्या करे, उसके आदेशों का पालन करे। गार्गर के अनुसार राज्य की परिभाषा देख लीजिए आप, अच्छा पूरा अच्छा से लिखा हुआ है। राज्य अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक समुदाय है, एक ऐसा समुदाय है। किसका? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का क्या होता है? समुदाय होता है, जो किसी प्रदेश की निश्चित भूभाग क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता हो। किसी प्रदेश की भूभाग क्षेत्र में क्या हो? अस्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रणों से मुक्त हो, जो बाहरी नियंत्रणों से क्या हो? मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो। राज्य का एक संगठित शासन होता है, जिसका एक संगठित शासन हो, तथा जिसमें आदेशों का पालन नागरिक विशाल समुदाय में करता हो। यानी कि राज्य जैसे सीएम का जो आदेश हो उसका पालन क्या करे? नागरिक विशाल समुदाय के रूप में करे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हुआ है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी विद्वानों की परिभाषा में कुछ न कुछ दोष है। क्या? जितना भी ऊपर जितना ही परिभाषा था उसमें क्या होता है? उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी विद्वानों की परिभाषा में कुछ न कुछ दोष है, किंतु गार्गर यहाँ होगा मिस्टेक, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किया है। किंतु गार्गर की परिभाषा एक विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। क्या? किसी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है, जो निम्नलिखित है। अब ये 4 तत्व कौन है? ये 4 तत्व आपको आ जाएगा। पहला आएगा जनसंख्या। क्या आएगा? जनसंख्या। दूसरा क्या आ जाएगा? भूप्रदेश या भूभाग। तीसरा क्या आ जाएगा? सरकार। और चौथा क्या आ जाएगा? संप्रभुता या प्रभुसत्ता। किसी राज्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए? 4 तत्व का होना जरूरी है, और यही इसका क्या हो जाएगा? मूल तत्व। ये राज्य का क्या होगा? मुख्य तत्व की विवेचना, इसी चारों का क्या करना है? विवेचना करना। इसी चारों की विवेचना करेंगे तो हमें क्या फुल नंबर मिलेगा। और 2021 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, एग्जाम देने से पहले एक बार आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको गैस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको गैस क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये चारों का क्या करना, आप विश्लेषण करना। यही 4 का विश्लेषण करेंगे, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। राज्य का परिभाषा हम देख लिए, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो राज्य का परिभाषा दिया गया, लेकिन गार्गर के अनुसार जो परिभाषा दिया गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, उसके अनुसार ये क्या है? राज्य में 4 तत्वों का होना जरूरी है। किसी राज्य के निर्माण के लिए ये 4 तत्व, मुख्य ये 4 तत्व है। किसी राज्य का निर्माण तभी संभव है जब उसमें क्या होगा? जनसंख्या होगा, भूप्रदेश भूभाग होगा यानी क्षेत्रफल होगा, सरकार होगा यानी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ये होगा, संप्रभुता या प्रभुसत्ता होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लोर करके देखते हैं। पहला देखते हैं क्या है? जनसंख्या। लगाते हैं जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या अब देखिए क्या होता है। जनसंख्या राज्य का पहला मूल तत्व है। क्या है? जनसंख्या राज्य का पहला मूल तत्व है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या निर्धारित की गई है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी पूछता है कि आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है? 5040। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या निर्धारित की है। उस समय यूनान के नगर राज्यों की जनसंख्या 1000 से लेकर लाखों में सीमित थी। उस समय जो यूनान का नगर राज्य था ना, उसकी जनसंख्या क्या था? जब प्लेटो ने बताया कि किसी आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या होना चाहिए, उसी समय यूनान राज्य नगरों की जनसंख्या कितनी थी? 1000 से लेकर लाखों में सीमित थी। किंतु आधुनिक युग में बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य विकसित हुए। यानी क्या? आधुनिक युग में बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य विकसित हुए। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? चीन है।
जिसकी आबादी लगभग 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ है। जनसंख्या में दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है। क्या है, भारत का स्थान है। वस्तुतः यह राज्य की जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत विशाल है। चीन भी बहुत विशाल है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, भारत है। और देखिए इसमें बहुत विशाल है। ये क्या, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या का विश्लेषण है। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या के बारे में और क्या। किसी राज्य की जनसंख्या के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह एक ही जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा एवं संस्कृति से जुड़ी हो। क्या बोल रहा है, किसी राज्य की जनसंख्या के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो एक ही जाति का हो, ये एक ही संप्रदाय का हो, एक ही भाषा या संस्कृति से जुड़ी हो, परंतु एक ही राज्य की प्रजा या नागरिक होने के नाते उनकी निष्ठा एक ही केंद्र में होना चाहिए। यानी कि एक ही राज्य के प्रजा या नागरिक होने के कारण उसका जो निष्ठा होता है ना, वो एक ही केंद्र में, राज्य के एक ही केंद्र में होना चाहिए। ये कदापि जरूरी नहीं है कि वो एक ही जाति का हो, एक ही धर्म का हो, एक ही संप्रदाय, भाषा, संस्कृति से जुड़ा हो, ये सब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका निष्ठा केंद्र एक ही होना चाहिए राज्य में। ठीक है, तो ये राज्य जनसंख्या का विश्लेषण समझ गए। अब भूप्रदेश या भूभाग क्या होता है ये देखना है। ठीक है, लगाते भूप्रदेश। भूप्रदेश या भूभाग भूमि राज्य का दूसरा आवश्यक मूल तत्व है। क्या है, भूमि राज्य का दूसरा आवश्यक मूल तत्व है। कोई भी व्यक्ति भूमि के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकता है। मिस्टेक किसी का अभाव होगा, कोई व्यक्ति नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिना भूमि के राज्य की कल्पना नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, राज्य की कल्पना नहीं कर सकता है। राज्य की भूमि चीन, रूस और अमेरिका की तरह विशाल भी हो सकती है, और दूसरी ओर इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह कम भूमि का भी राज्य हो सकता है। प्लेटो और अरस्तु के ज़माने में यूनान के नगर राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए तथा उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपनी जनता के जीवन को क्या करे, सुखमय बना सके। यानी कि दूसरा मूल तत्व क्या हो गया, भूमि, भूप्रदेश। किसी राज्य के लिए अगर जब भूमि रहेगा ही नहीं तो राज्य का निर्माण संभव हो सकता है। जनसंख्या रहेगा ही नहीं तो क्या राज्य का निर्माण संभव हो सकता है, नहीं। जनसंख्या रहेगा तो भूमि का भी होना जरूरी है, भूमि रहेगा तभी ना जनसंख्या वहाँ रहेगा। इसीलिए, और भूमि ऐसा होना चाहिए कि वो उपजाऊ होना चाहिए। अगर भूमि ही रहेगा, बंजर रहेगा, तो वहाँ राज्य का कल्पना कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की प्रजा रह ही नहीं सकती है। इसलिए भूमि क्या होना चाहिए, राज्य की भूमि उपजाऊ होना चाहिए तथा उसके पास इतना शक्ति होना चाहिए कि अपनी जनता के जीवन को क्या कर सके, सुखमय बना सके। अब अरस्तु देखिए, अरस्तु के हिसाब से क्या, अरस्तु क्या बोलता है, अरस्तु के अनुसार वही राज्य अच्छा है जो एक और जमीन और तीन और पानी से घिरा हो। क्या, वही राज्य अच्छा है जो एक और जमीन और तीन और पानी से घिरा हो। चलिए नेक्स्ट, अब तीसरा देखते हैं, सरकार क्या होती है। सरकार के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, सरकार ये राज्य का तीसरा आवश्यक मूल तत्व होता है, मूल तत्व शासन व्यवस्था होता है। राज्य का तीसरा आवश्यक मूल तत्व शासन व्यवस्था या सरकार है। क्या है, शासन व्यवस्था या सरकार है। सरकार क्या है, राज्य का तीसरा मूल तत्व है जो राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके, राज्य के भूभाग की रक्षा कर सके, राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था कायम कर सके। क्या कर सके, जो राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके, यानी कि जो राज्य का सेवा जो भी योजना है वो क्या कर सके, वो जनता तक पहुंचा सके। सरकार काहे बनती है कि जनता की मदद करने के लिए, जनता की सहानुभूति करने के लिए। राज्य काहे बनती है, जनता की मदद करने के लिए। राज्य के द्वारा जो भी सेवा है वो क्या कर सके, जनसंख्या तक पहुंचा सके। राज्य की भूभाग की रक्षा कर सके, राज्य का जो सीमा है, भूभाग है, उसका क्या कर सके, रक्षा कर सके। राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था कायम कर सके, यानी सरकार का क्या काम है कि राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था कायम रहे, यानी कि अशांति राज्य में ना फैला रहे, दंगा फसाद राज्य में ना हो। ये सब क्या है, सरकार का काम है। क्या, सरकार का काम है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध निभा सके, यानी कि जो विदेशी राज्य है उसके साथ क्या कर सके, संबंध निभा सके, और इन सब कार्यों के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सके, यानी संबंध निभाने के लिए क्या है, वो अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सके। अतः सरकार को जनता पर कर लगाने का अधिकार सब जगह होता है, और सरकार को क्या होता है, वो अपनी जनता पे कर लगाने का अधिकार उसके क्या है, उसके हर जगह उसको होता है। अब नेक्स्ट चौथा बचा हुआ ना, एक बचा हुआ, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो संप्रभुता या सत्ता, प्रभु सत्ता। भूमि जनसंख्या से ही राज्य का निर्माण नहीं। क्या बोलता है, भूमि जनसंख्या और सरकार से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। राज्य का निर्माण
नहीं होता है। सरकार चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सरकार चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति संप्रभुता से प्राप्त होती है। यह शक्ति कहाँ से आती है? किसी सरकार को चलाने के लिए क्या पावर होना चाहिए ना, पुलिस कर्मी ये सब क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, तब शक्ति, तब क्या होगा? तब सरकार चलेगा। अब सरकार मैक पे बोल देगा तुम ये करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। तो किसी बोल रहा है भूमि, जनसंख्या और सरकार से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है। सरकार चलाने के लिए शांति की आवश्यकता होती है और यह शक्ति की आवश्यकता होती है। और यह शक्ति कहाँ से आती है? संप्रभुता से प्राप्त होती है। संप्रभुता राज्य के अंदर वो शक्ति है जिसके आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है। संप्रभुता राज्य का क्या शक्ति है? वो शक्ति है जिसके आधार पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। क्या? कानून का निर्माण किया जाता है और कानून उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। क्या होता है? और जो कानून उल्लंघन करेगा संप्रभुता के अंदर, उसको क्या किया? दंड दिया जाता है। जैसे कोई क्राइम नहीं कर सकता, ये सब क्या संप्रभुता के अंदर आता है कि संप्रभुता के आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है और कानून उल्लंघन करने वाले को क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। और संप्रभुता दो प्रकार का होता है जो निम्न है। छोटा छोटा है, इसको लिख लेंगे तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इतना भी विश्लेषण करके हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हमने इसका ही विश्लेषण किया है, अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसलिए इसको भी देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। संप्रभुता क्या है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। अब देखिए, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है, क्या होता है? आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च और उसे नागरिकों तथा अन्य समुदायों पर कानूनी अधिकार प्राप्त है। यानी कि अन्य समुदायों पर क्या होगा? कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। क्या होगा? अन्य समुदायों पर कानूनी। पहला क्या था? आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, इसको देख लेते हैं। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है अपनी राज्य सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च है। क्या होता है? अपनी राज्य सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च है और उसे नागरिकों तथा अन्य समुदायों पर सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्या है? इसे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ होगा आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च है और उसे नागरिकों तथा अन्य समुदायों पर सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्या? जो उसका सर्वोच्च नागरिक क्या उस पर सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्राप्त है। कानूनी अधिकार प्राप्त है। राज्य की आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? राज्य की आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता है। राज्य की आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? बाह्य संप्रभुता, ठीक है। बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता जिस राज्य में होती है। क्या होता है? बाह्य संप्रभुता जिस राज्य में होती है वो राज्य बाह्य शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होता है। क्या होता है? वो बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होता है। अर्थात भारत सरकार एक संप्रभुत्व राज्य है। क्या है? भारत सरकार एक संप्रभुत्व राज्य है। इस पर किसी विदेशी राज्य का नियंत्रण नहीं रहता है। अभी क्या? प्रेजेंट में वर्तमान में भारत सरकार एक संप्रभुत्व राज्य है। इस पर किसी विदेशी राज्य का निर्माण नहीं रहता है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व यह एक परतंत्र देश था। 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? यह एक परतंत्र देश था, यानी कि गुलाम था। इसकी संप्रभुता नहीं थी क्योंकि यहाँ क्या था? इंग्लैंड का शासन था। 15 1947 पहले क्या था? मेरा देश गुलाम भी था। इसकी अपनी संप्रभुता नहीं थी। क्या था? यह परतंत्र देश था। दूसरा देश इस पर क्या करता? शासन करता था क्योंकि यहाँ इंग्लैंड का शासन था। तो चलिए देख लेते हैं। अब लास्ट देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, फुल मार्क्स मिलेगा। ये मेरा गारंटी है कि 2021 में ये पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं। निष्कर्ष क्या आ रहा है? उपयुक्त तत्वों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसी राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार और संप्रभुता आवश्यक है। किसी एक के अभाव में राज्य की कल्पना करना असंभव है। राज्य का कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का मेरा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। बहुत जल्द सेकंड क्वेश्चन, इसका पॉलिटिकल पेपर 1 का सेकंड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, जो 100% श्योर रहेगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो इसी के साथ अपने क्लास को विदा देते हैं।